नमस्कार, एमटीजी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो है अधिवक्ता अधिनियम 1961 को संशोधन करने के लिए एक जो है बिल लाई है, गवर्नमेंट लाना चाहती है, केंद्र सरकार लाना चाहती है, जो है अधिवक्ता अधिनियम 2025 संशोधन बिल को लाना चाहती है। उसमें कुछ ऐसे प्राविधान हैं जिसका जो है अधिवक्ता लोग विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आज हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह जी हैं। अमरेंद्र नाथ सिंह जी से जो है हम ये अधिवक्ता जो संशोधन बिल 2025 आ रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि अभी जो नया चुनाव होने वाला है बार एसोसिएशन का, इसमें आप संभावित अध्यक्ष पद के दावेदार भी हैं। आप अध्यक्ष रहे भी हैं और अध्यक्ष पद पर आप चुनाव भी लड़ेंगे। हम उस पर भी कुछ बातचीत करेंगे। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आपका मेरे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी आप तो सर अध्यक्ष भी रहे हैं। अच्छा, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि कुछ बिंदु हैं जिन पर आप लोग जो है अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहला बिंदु क्या है? आखिर एक पहला बिंदु जो 35 से धारा 35 से है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं कि हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल कौन सी बहुत अच्छी चीज है? देखिए, मैं बिंदुवार में न फंसिए, न फंसाइए। बिल्कुल, मैं आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। हाँ हाँ, देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं, लोकतंत्र है और यह कल्याणकारी राज्य है। यहाँ वेलफेयर की बात होती है। हमारे भारत का संविधान ऐसा कहता है और डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत भी यही है। उस डेमोक्रेसी की रक्षा कौन करता है? बिल्कुल। उस डेमोक्रेसी की रक्षा करने का पहला दायित्व अधिवक्ता समाज पे है, जो हमारे देश का व्यवस्था है उसके अनुसार। बिल्कुल। दूसरा, एक कानून बनाने वाली संस्था है, एक कानून को लागू करने वाली संस्था है। बिल्कुल। तीनों स्तंभों में एक बैलेंस से का उम्मीद किया जाता है कि आपस में तीनों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में एक संतुलन होगा। अब समस्या अब शुरू हुई है कि अधिवक्ता अधिनियम में अगर कोई अधिवक्ता कोई कदाचरण का दोषी है, हाँ, तो उसके लिए प्राविधान है, उसमें लोग शिकायत करते हैं और लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। बिल्कुल। अगर आप चाहेंगे डाटा तो मैं उत्तर प्रदेश का दे सकता हूँ। सैकड़ों वकीलों के खिलाफ कार्रवाई। पहले 6 महीने की कैद की सजा थी, अब साल भर जो है शायद बढ़ा दिया, 3 लाख रुपए जुर्माना बढ़ा दिया। ये नए प्राविधान किए गए हैं। हाँ। उसमें ये प्राविधान जो कर रहे हैं वो उसके लिए है जो वकील नहीं है। वकील नहीं है, उसके लिए तो दूसरा भी वकील के लिए। जैसे कोई क्लाइंट, कोई वादी अगर शिकायत कर दे अपने अधिवक्ता के खिलाफ जी कि ये जो है हमारा मुकदमा ठीक से नहीं लड़े, या जो ये विपक्ष से मिल गए, अपने प्रोफेशनल एथिक के खिलाफ इन्होंने काम किया, तो उस पर भी सर जुर्माना है और उसको निलंबित कर सकता है। ये है। हाँ। ये पहले भी प्राविधान था। इसका क्यों विरोध? सिर्फ एक प्राविधान उसमें नहीं था कि सस्पेंशन का, लेकिन वो सस्पेंशन का प्रावधान उन्होंने जोड़ा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए। हाँ। राज्य की बार काउंसिल जो मूल रूप से शिकायतें सुनती हैं उनके लिए नहीं जोड़ा है। ये इसको छोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है कि बहुत मूल बातें हैं। आपका मुख्य मुद्दा है स्ट्राइक, जो आपने लाया है कि स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। हमारा भी मानना स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश या सभी बार काउंसिल का लगातार ये प्रयास रहता है कि स्ट्राइक ना हो। लेकिन आप दूसरे पहलू पे जाइए। आज एक छोटी सी FIR थाने पे लिखाने जाइए। अगर कोई बड़ा से बड़ा आदमी अपनी आइडेंटिटी न बतावे तो वो थाने पे FIR नहीं लिखी जाती। हाँ, तुरंत तो नहीं लिखी जाती। चाहे पत्रकार हो, हाँ, चाहे वकील हो, कोई आम आदमी हो, उसको अगर पीड़ित हुआ FIR नहीं लिखी जाएगी जब तक धरना, प्रदर्शन, रोड जाम, मतलब सारी छीछा लेदर ना हो जाए, किसी से दबाव ना बनाया जाए, तब तक ये छोटा सा ये परिस्थिति पूरे सोसाइटी में लागू है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ सरकार इसमें बहुत काम कर भी रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही काम हुआ लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लेकिन
अब आप इसका ये मुख्य पहलू जो संशोधन है उसमें ये प्राविधान है कि अगर कोई वकालत करने में उसके ऊपर कोई शंका है, हाँ, कि वो फ्रॉड जाली ऐसे है, हाँ, तो फ्रॉड, मान लीजिए हम वकील हैं किसी के, हमारे विरुद्ध कोई आदेश पारित हो गया न्यायालय से, तो मेरे विरुद्ध मतलब कि हमारे मुवक्किल के विरुद्ध, हाँ, हाँ, बिल्कुल एकदम। अब उसको किसी ने कहा कि तुम इनके खिलाफ शिकायत करो, तो शिकायत का जो प्राविधान है वो आज भी मौजूद है, हाँ, लेकिन संशोधन के माध्यम से अब वह प्रयास हो रहा है कि अधिवक्ता अपनी आवाज न्यायालय के सामने निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से न उठावे। एक गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, पीड़ित कोई भी है, हाँ, बिल्कुल, सोसाइटी में रोज आबादी देश की बढ़ रही है, समस्याएं उत्पन्न हो रही। अब अगर हम अपने मुवक्किल इस भय से वकालत करेंगे कि कहीं वो मुझे शिकायत कर दे और मेरा वो हो जाए, तो पहले तो मैं निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं कर सकता। और वैसे तो हर वादी करने लगेगा, जो हारेगा वो करेगा अपने, ये होता नहीं, अभी भी होता है, हाँ। ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, लेकिन हम उसका परीक्षण करते हैं, दंड देते हैं और ये सब करते हैं। हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल की समस्याएं थी वो दो थी कि अधिवक्ता समाज में और राजस्व में दोनों में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है, बिल्कुल, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की, क्योंकि हम जब किसी मुवक्किल का मुकदमा करते हैं तो अब जिस तरह का वातावरण है, बहुत से लोग हैं, कई ऐसी हत्याएं हुई वकीलों की, विरोधी ने देखा कि हमारे वकील, ये खिलाफ वकील हमारा जो है परेशान हो रहे हैं हम इससे, उन्होंने उनको मार दिया। हाँ, ऐसी भी चीजें आई और नहीं, बहुत आई हैं, ये पत्रकारों के साथ भी है, हमारे साथ भी है और लोगों के भी साथ है। तो इसका निदान के लिए हम लोग सोचते थे कि कुछ हमें सरकार इस पे प्राविधान बनाएगी। तो इसके लिए तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही थी ना, हाँ, ये तो एडवोकेट नहीं, वो तो आप इसमें भी कर सकते थे, हाँ, अलग से प्रोटेक्शन एक्ट ना भी लाते, इसमें भी कर सकते थे। दूसरा ये था कि हमारे यहाँ हर तरह के वकील हैं, तहसील का वकील है, जिला कचहरी का है, हर एक जगह, और हर व्यवसाय में छोटे बड़े व्यापारी, छोटे बड़े डॉक्टर, छोटे बड़े वकील हैं। जरूरी नहीं है कि योग्य आदमी की भी बहुत चले और अयोग्य की न चले, हाँ, बिल्कुल, सब परिस्थितियों पर निर्भर करता तमाम है। जजों की योग्यता पर भी आप लोग सवाल उठाते रहते हैं। देखिए, वो भी एक जो कॉलेजियम सिस्टम बना है वो बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह में है, उस पे बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं, उठते रहेंगे जब तक ये रहेगा। एक एक पीढ़ी के कई कई लोग जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हमारी डिमांड थी कि आप सामाजिक सुरक्षा, हमारे वेलफेयर के लिए हमारे जो प्राविधान है, उस अधिवक्ता अधिनियम में खुद ही प्राविधान है कि केंद्र सरकार अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए योजना बनाएगी। खेद की बात है कि सन 61 से आज तक कोई योजना नहीं बनी, कोई बनी ही नहीं। कोई वकील अगर बीमार हो जाए तो चूंकि वो नोबल प्रोफेशन में है और इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में है, तो उसको मेडिकल एड की कोई सुविधा सरकार के माध्यम से बार काउंसिल भी, आप लोगों का जो इसे बार एसोसिएशन है, कितना जो है कैश की व्यवस्था करती है। जहाँ तक कि राधाकांत ओझा जी ने अपने जमाने में एक संशोधन किया, अधिवक्ता कल्याण निधि बना दिया, हर अधिवक्ता जो केस दायर करता है उसके अकाउंट में अपने आप पैसे आ जाते। इसलिए तो बार काउंसिल भी वेलफेयर के लिए व्यवस्था करती है। उसमें तो जब मैं अध्यक्ष था तो उस समय के चीफ जस्टिस और हमारे माननीय न्यायालय के जो न्यायमूर्तियों की कमेटी थी, उसने हम लोगों की मांग पे एक प्राविधान किया कि जो भी मुकदमा दाखिल होगा उसमें अधिवक्ता बार को 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन करेगा। और उससे हमने उस कोरोना काल में ये प्राविधान बनाया कि
जो भी अधिवक्ता की मृत्यु होगी उसको हम लोग 5 लाख रुपए देंगे। बिल्कुल। और लगभग 125 अधिवक्ताओं, दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवारों को हम लोगों ने 5 लाख दिया। हाँ। इसके अलावा बार एसोसिएशन के फंड क्रिएट करके हम लोगों ने उनको आर्थिक तो मदद फिर की। सरकार से बिलफेयर की मांग क्यों की? क्या तनख्वाह मिलना चाहिए अधिवक्ताओं को? ये तो इनका खुद का जिस बिजनेस दिन तनख्वाह मिलेगी उस दिन अधिवक्ता नहीं रह जाएगा, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। लेकिन इलाज जैसी चीज है कि सबको चाहिए। हर बार एसोसिएशन में यह क्षमता नहीं है कि वो अपने अधिवक्ता को अस्पताल बना सके। नहीं 5 लाख दे सके। हाँ, 1 लाख बिल्कुल। किडनी है या हार्ट की प्रॉब्लम है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम, क्रिटिकल प्रॉब्लम में तो बहुत लंबा खर्चा भी आता है। हजारों रुपए तो जांच में लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। आजकल मेडिकल बहुत महंगा हो बहुत गया बहुत है। बहुत। तो कुछ तो यह उम्मीद की गई थी कि वेलफेयर स्टेट है हमारे, ये दोनों बातें नहीं है इस संशोधन में। बातें क्या है कि अब आवाज दबाओ। मैं आपको इसका मूल बताऊं, ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, बिल्कुल बिल्कुल अपनी शिकायत करने का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बिल्कुल सर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है जो आजकल दुरुपयोग आ रहा है, गाली गलौज, हाँ, कुछ भी बोल दो। व्यक्तिगत टिप्पणियां करें, लेकिन है स्वतंत्रता। बिल्कुल। अब अधिवक्ता ही जब चुप हो जाएगा तो आप क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक दलों के ऊपर आक्षेप आ रहे हैं, अब बिल्कुल राजनीतिक दलों नहीं मतलब राजनीतिक व्यक्तियों नेताओं के ऊपर नेताओं, आक्षेप आ रहे हैं, सबसे गलत काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव के जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिस तरह से उनके ऊपर आक्षेप आ रहे हैं, तो अगर उनको कोई प्रोटेक्ट करना चाहे तो न्यायालय ही तो आखिर बिल्कुल, उसके बिल्कुल। खिलाफ कदम लेता सर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक टिप्पणी को गंभीर किया था, उसकी सुनवाई होनी है। कानून तोड़ने वाला कानून बना कैसे सकता है? है। ये बड़ी चिंता की बात है। और ये वकीलों की लड़ाई आप न समझिए अधिवक्ता नियम के परिवर्तन जो हो रहा है, ये वास्तव में जनता वादकारी की लड़ाई है, जिसके लिए हम न्यायालय में अभी जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि वादकारियों को जो मजबूत बनाया जा रहा है ताकि उनका शोषण ना हो सके। तो फिर क्या दिक्कत है डॉक्टर? नहीं, शोषण का उदाहरण देंगे। हाँ, कोई डाटा है? कभी कभी होता क्या है, क्या शोषण हो रहा है? कभी कभी होता क्या है कि प्रोफेशन एथिक के खिलाफ काम करके दूसरे अधिवक्ता से मिल लेते हैं, दोनों लोग मिल लेते हैं और उसके बाद जो है एक बेचारा हार जाता है। तो उसको तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। अधिवक्ता से वादी को कैसे प्रोटेक्शन ये मिलेगा? कहना बड़ा आसान है। मैं आपको बताऊं, कमजोर से कमजोर अधिवक्ता, कोई ट्रैप हुआ, किसी ने पकड़ा, किसी से रिकवरी हुई कि घूस दे रहा था या मिल गया उस अधिवक्ता से? कोई नहीं हुआ। सर, अभी अपने यहाँ एक केस आया था, हाई कोर्ट की ही बात है। जज ने जो है सीबीआई जांच की बात कर दी थी। कुछ लोग ऐसे होते थे जो विरोधी अधिवक्ताओं के खिलाफ जो है वो कुछ एक्ट हैं जिनका दुरुपयोग करते थे, मुकदमा लगा देते थे। कोई अधिवक्ता बढ़िया किसी का केस लड़ रहा है, एक्शन हुआ ना, कार्रवाई हुई ना, कार्रवाई हुई। झेलना पड़ा। अब ये तो अभी हत्या हो जाए तो आपका हत्या हो रही है तो उसके लिए कानून है ना, बिल्कुल बिल्कुल। आप सजा दे नहीं सकते, सालों साल लंबित है। देखिए, दिक्कत ये है कि जो पूरी न्यायपालिका का सिस्टम है उसमें 30 से 35% न्यायिक अधिकारियों के और कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। और ये आज से नहीं है, 30-35 साल से ये स्थिति बनी। जो जस्टिस देने का डिलीवरी के समय में होनी चाहिए कि जल्द से जल्द न्याय मिले, उसके लिए अधिवक्ता थोड़ी दोषी है। जजों की संख्या नहीं है। और इससे बड़ा हड़ताल कौन हो सकती है कि हमारी न्यायपालिका 1/3 स्ट्रेंथ पे काम कर रही हाँ, है। वही कल जो हड़ताल थी वो यही थी शायद। तो बदनाम वकील नहीं है, व्यवस्था का दोष है कि आप जज नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं, कर्मचारी नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं, और मुकदमे हो रहे हैं। लोगों में जागरूकता है, वो अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं। डेली फ्रेश मुकदमे। लेकिन जहां तक कदाचार की बात है कि मिल गए या बेईमानी हो गई, तो उसके लिए तो प्रावधान है ही है। उसमें तो आपने कुछ किया नहीं है। आपने ये जरूर कह दिया कि बार काउंसिल जो अधिवक्ताओं के विरुद्ध एक्शन लेती है, अगर उसका मेंबर
गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। हाँ सरकारी कार्य करने के दौरान कानून उनको प्रोटेक्ट करता है, किसी भी अफसर को या न्यायिक अधिकारी को, कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी ऑफिशियल डिस्चार्ज में अगर कोई काम करता है। यहाँ पे हम अपना काम ही नहीं कर सकते। कोई भी बड़ा आदमी आ जाए कह देगा आप शिकायत कर देंगे हमारे फलाने, तो आप तो कर ही नहीं सकते। तो ये अधिवक्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, आप लोग जी। इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए सर, मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पर आता हूँ और सुना है कि अब की बार आप चुनाव लड़ेंगे। उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ जो वर्तमान कार्यकारिणी है, वर्तमान कार्यकारिणी का कुछ विवाद ऐसा रहा जो सोशल मीडिया पर और जगह बड़ा छाया रहा। वर्तमान कार्यकारिणी से किस तरीके से लोग नाखुश हैं? अब खुश हो चाहे ना खुश हो, बड़ी दुखद स्थिति है। और हाईकोर्ट बार का अधिवक्ता ये उम्मीद करता है कि उसकी समस्याओं का निदान होगा, उसको किसी बिना भेदभाव के जो मेडिकल एड बार एसोसिएशन देती है देगा। उसका बातों को जज कोई अगर अभद्रता कर रहा है वकील से या कोई, हमारे यहाँ बहुत सी एक बड़ी समस्या है, हर कोर्ट के अपने नियम हैं। तो बार एसोसिएशन रिप्रेजेंट करती है कि भाई आप इसको सुलझाइए, क्योंकि दोनों का काम है न्याय दिलाना। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई व्यक्तिगत किसी का नहीं है ना। बार बेंच में सामंजस्य नहीं है मतलब, तो थोड़ा सा तो है बहुत। अब क्या टिप्पणी करें, हमारी कार्यकारिणी हम लोग के प्रतिनिधि हैं, लेकिन मन बहुत लोगों का अच्छा खुश सर, नहीं। जो कैश देने की व्यवस्था है, जी। जो बीमार है वो है, कहा जाता है कि इसमें घोटाला भी हो जाता है, परिचितों को फर्जी जो है मतलब बिल बना के, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा होता भी नहीं है, ये खाली आरोप ही है मेरे हिसाब से। देखिए ये दुनिया है, कुछ न कुछ हुआ होगा कि मतलब और हर जगह होता है। फला अधिवक्ता के घर वाले मतलब मम्मी पापा भी तो इसमें आ गए हैं ना सर, हमने सुना है कि नहीं कोई नहीं आया। हमने योजना जो बनाई थी उसमें पत्नी कवर्ड थी। तो सर ये बताइए, मान लिया कि किसी का उसको लड़का लोगों ने अधिवक्ता है, बाद में उसको लागू नहीं होने दिया, लेकिन वो 5 लाख तो देना पड़ रहा है डेथ क्लेम पे। सर आप बताइए, मान लिया कोई अधिवक्ता खाली अधिवक्ता ही है, उसके पिताजी इस भरोसे हैं, मान लिया उनके पिताजी बीमार हो गए, तो उनके इलाज के लिए आप लोगों को नहीं व्यवस्था करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, यही तो हमारे कानून में हम लोग की डिमांड थी। अरे चलिए, आप अगर अध्यक्ष बनते हैं, जैसे कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो आप क्या शामिल करेंगे? मेडिक्लेम में ही बताइए, आप क्या सुविधा देंगे? आप भी ऐसे करेंगे कि मेरा सपोर्टर है तो ठीक है, दूसरे का है तो नहीं है? हम तो साहब जब थे अध्यक्ष तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं आई कि साहब आपने मेरे साथ भेदभाव किया। तो मैं समझता हूँ कि मैं निष्पक्ष रूप से काम करने में अपने को विश्वास करता हूँ और जहाँ हूँ वहाँ कर भी रहा हूँ। अच्छा सर, क्या इसमें भ्रष्टाचार भी हो जाता होगा? चलो भैया फर्जी बिल बनवा लो, आधा तुम ले लेना आधा हम ले, मतलब ऐसा होता नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ जैसे ठेकेदारी उरी में हो जाता है। देखिए कोई चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता, होता सब होगा, लेकिन हमें लगता नहीं कि ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है। हाँ अच्छा सर, चलिए आप अध्यक्ष। अब फर्जी इंश्योरेंस सरकारी कर्मचारी ले लेता है। हाँ है, मेडिकल उनको बेनिफिट है अस्पतालों में। हमारे वकीलों को कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं है। तो बेचारा वकील क्या करेगा? हम बेचारा गलत शब्द यूज कर रहे हैं, थोड़ा स्वाभिमानी क्लास है। वकील के पास स्कोप नहीं है कि वो ऐसा कोई अच्छा फर्जी सर, आप बताइए, राधाकांत ओझा जी ने जो है जो अधिवक्ता कल्याण निधि बनाई, जिसमें जो है अधिवक्ताओं के उसमें जाता है पैसा, 500 रुपया जो है वो स्टाम्प का है, क्या इसको अमरेंद्र नाथ जी बढ़ाने की कोशिश करेंगे या कुछ और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे? नहीं, मैं तो ज़्यादा बड़ा स्वरूप समझता हूँ इसका होना चाहिए कि वकीलों का वेलफेयर हो। अभी वर्तमान कार्यकारिणी ने कुछ उसमें बढ़ाया भी है, लेकिन वह विवादित है क्योंकि उसमें हाई कोर्ट में रिट भी है। अच्छा, और बहुत से जो वादकारी हैं उस पर आपत्ति उठाते हैं। हमारे यहाँ 2 बार एसोसिएशन है, एक बार में अभी भी 70 रुपए लगते हैं। अच्छा, और जो हमारी बड़ी वाली बार है, हाँ, उसमें 650 समथिंग कुछ है। अच्छा, कुछ बढ़ाया है इन्होंने, पहले 500 ही था। अब 600-650। तो हाँ सर बताएं। योजनाएं दिमाग में बहुत हैं, लेकिन अगर इस लेवल तक सरकार का सपोर्ट होना चाहिए कि सबके आंसू पोंछने का तो काम हो। बिल्कुल। अधिवक्ताओं के लिए जैसे योगी जी ने
अधिवक्ता कल्याण निधि में हाँ। वो 1.25 लाख रुपया मिलता था मैच्योरिटी अमाउंट, उन्होंने उसको 5 लाख कर दिया है। दूसरा, डेथ क्लेम पे 60 साल की उम्र के अंदर अगर कोई डेथ होती थी तो 5 लाख मिलता था, उन्होंने वो आयु सीमा बढ़ा के 70 कर दी। तो इस प्रदेश की सरकार ने तो वकीलों के लिए किया, चेंबर दिया, हमारे हाई कोर्ट में विश्व स्तर की करीब 700-800 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, मेरे ही कार्यकाल में उसका शुभारंभ हुआ था। हाँ, पार्किंग जो बन रही है मल्टी चेंबर और पार्किंग दोनों है। जी जी जी, बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है। हमारे हाई कोर्ट के जजेस की सर कमेटी। मैं बार एसोसिएशन के मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। अब मेरे पास 4-5 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो हर अधिवक्ता को चेंबर की, दूसरा मुद्दा है पार्किंग की, तीसरा मुद्दा है अधिवक्ताओं के लिए आवास की, चौथा मुद्दा मेरे पास यही रहेगा कि एक जो है बार एसोसिएशन का अपना जो है हॉस्पिटल होना चाहिए। अब सरकार के ऊपर ना निर्भर रह के आप लोग भी बनवा सकते हैं, बार भी बनवा आपको सूचित कर दूं, हाँ। मैंने अपने कार्यकाल में, हमारी कार्यकारिणी थी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जमील अहमद आजमी, सेक्रेटरी प्रभा शंकर मिश्रा जी जी और साथी थे, बहुत अच्छी कार्यकारिणी थी। और मुझे इस बात का संतोष है कि कभी तू मैं नहीं हुई। जो भी निर्णय होता था सामूहिक होता था, बिल्कुल एक मत से होता था। कोरोना काल था, दुनिया के सारे अदालतें बंद थी। हमारे लोगों के प्रयास से, चीफ जस्टिस और जजों के सहयोग से हम लोग न्यायालय को उस दौरान भी खुले रखने में सहयोग किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब बंद थे। एक अकेला इलाहाबाद हाई कोर्ट काम किया। दूसरा, 28,000 अधिवक्ता परिवारों को इंजेक्शन लगा। ये अलग से सेंटर खुलवाया गया कोविड वैक्सीन। जी, हाई कोर्ट के अंदर मेडिकल डिस्पेंसरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों के आवेदन पे 2.5 करोड़ का फंड रिलीज कर दिया। अब वहाँ पे एक दिक्कत आई कि वो बने कहाँ। अब यही चल रहा था तब तक, ये जो नई चेंबर की बिल्डिंग, वो भी हम लोगों के कार्यकाल में एक सफलता है कि वो चेंबर बिल्डिंग बनने लगी। तो ये हुआ कि अब उसी के पास वो डिस्पेंसरी बने और थोड़ा सा उसका बढ़ा दिया गया, जहाँ की पैथोलॉजी, सारी मशीनें और जज और एडवोकेट सबके लिए सुविधाजनक होगा। वो काम हो रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत हमारे कार्यकाल में हुई। अच्छा, तो मुझे इसका बहुत संतोष है। दूसरा, जो चेंबर पार्किंग की बात है, आप 2000 टू व्हीलर, 2000 4 व्हीलर, 2000 चेंबर्स, इस जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें 1000 लोगों का ऑडिटोरियम है। लेकिन अब उसको उन्होंने 2 पार्ट में कर रहे हैं शायद, जिसमें कि कुछ वकील जो है जिनको न अलॉट हो पाए चेंबर, उन लोगों को हॉल में जो है हॉल में बैठा दिया जाए। जी, सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग है। दुनिया में वकीलों की सुविधा के लिए, क्योंकि वकील अगर हिस्सा है जुडिशियल सिस्टम का, तो उसको एक सम्मानजनक स्थान बैठने, पढ़ने, अपने मुवक्किल से बात करने का चाहिए। बिल्कुल। तो उस लिहाज से ये हमारे कार्यकारिणी की बड़ी उपलब्धि है और उसको राष्ट्रपति हमारे रामनाथ जी कोविंद ने शिलान्यास किया था और अब उम्मीद करते हैं 4-6 महीने के अंदर उसका उद्घाटन होगा और सारे अधिवक्ता एकोमोडेट होंगे। सबको कहीं बाहर नहीं जाना है, मतलब मिल जाएगा सभी को लगभग। जी बिल्कुल, एक चैम्बर में कई लोग आएंगे। अब नियम बन रहा है। सर ये बताइए, मेरा तो चलिए आपने पार्किंग और चैम्बर की बात तो आपने कर लिया। सर मेरे 2 सवाल हैं। बार बेंच में सामंजस्य, एक तो पहली चीज तो न्याय में देरी होती है, जिसके लिए जजों की संख्या बहुत कम है। जजों की संख्या बढ़े, इसके लिए कुछ बार कर सकता है क्या? कर तो रही है, रोज हम लोग कहते हैं हाँ। सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से, साहब दीजिए जज, और जज
से ज्यादा वकील तनाव में है, जजेस ओवर प्रेस्ड है। 100 मुकदमे। मुवक्किल भी रोज कहता है साहब कब लगेगा, साहब हमारा केस कब आएगा, साहब कब आएगा। शाम 6 महीना शाम को वकील लोग फोन सुनते सुनते तनाव में रहते हैं। उनका मुकदमा जब जाना हो, सवेरे जब 8:30-9 बजे निकलते हैं हाई कोर्ट के लिए या न्यायालय के लिए, वो एक बड़ा तनावपूर्ण माहौल होता है कि हम पहुंचे, मेरा मुकदमा हो जाए। 4-4 महीने लग रहे हैं मुकदमे, नए मुकदमों में सुनवाई के 2-2 महीने लग रहे हैं। तो ये बड़ी विषम परिस्थिति है जिसको कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करना चाहिए। ये एक इमरजेंसी है। सर एक चीज और समस्या थी, हर बार जो भी चुनाव लड़ते हैं सब उठाते हैं लिस्टिंग की समस्या कि एक बार जो लिस्ट हो गया और लिस्ट तारीख पड़ गई, उसमें तो कब फिर लिस्ट होगा इसका कुछ नहीं पता। मैं कहता हूँ कि हमें 125 जज दे दीजिए, न 160 दीजिए, ठीक है। ये समस्याएं कम हो जाएंगी, बहुत हद तक कम हो जाएंगी। आपको देखिए हर स्तर पे वकील परेशान है। तहसील में तहसीलदार प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, उस दिन मुकदमा नहीं हुआ, ठीक है। एसडीएम साहब कहीं बिजी हैं, कलेक्टर बिजी है, कमिश्नर। ये जो रेवेन्यू के डिसीजंस होते हैं वहाँ बड़ा तनाव है कि सर एक चीज और आता है कि जैसे आप अधिवक्ता हैं, एक ही समय में अगर आपका जो 2 कोर्ट में 3 कोर्ट में मुकदमा लग जाए तो सुनते हैं कि अधिवक्ताओं को रिलीफ नहीं मिलता है, जबकि पहले ऐसी व्यवस्था थी कि नहीं, अदालतें एकोमोडेट करती है। ऐसा नहीं, ऐसा है, करती हैं। हाँ, खूब करती। तब आप लोग क्यों आरोप लगाते हैं? कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि साहब एक जज का फैसला दूसरा जज मानता नहीं, चाहे सेम ग्राउंड हो, चाहे सेम केस हो। ये जरूरी नहीं है। कानून अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो बाध्यकारी है, अन्यथा एक जज जो समकक्ष का जज है उसका फैसला दूसरे जज पे बाध्यकारी नहीं है। अच्छा, चलिए सर, ये तो इनसे संबंधित हो गया। हाई कोर्ट में महिलाओं की स्थिति मैं देखता हूँ, मुझे जो कोई रिकॉग्नाइज्ड सीनियर अधिवक्ता नहीं महिला दिखती हैं। महिलाओं की इतनी कमी क्यों है? उनका इंटरेस्ट नहीं है या जो है वो पुरुष समाज की अपेक्षा अपने को कमजोर? हमारे यहाँ बहुत पहले एक सीनियर अधिवक्ता थी श्रीमती रामो देवी गुप्ता। हाँ, रामो देवी गुप्ता जी। उसके बाद फिर 1-2 लोग और हुई। एक श्रीमती वो आदरणीय भारती सप्रू जी हुई, फिर बाद में वो न्यायमूर्ति हुई। और एक अधिवक्ता थी पूनम श्रीवास्तव, वो भी बाद में हाईकोर्ट जज हुई। मतलब गिने चुने लोग हैं। देखिए उसमें अधिवक्ताओं की कोई भूमिका नहीं है, न जजों की है। ये खुला मैदान है, कंपटीशन का मैदान। हाँ, वो कर नहीं पा और किसी को कोई रोक नहीं रहा है। आज भी बहुत सी महिलाएं अब आ गई हैं और नए बच्चे भी जो आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कोई रोक नहीं है, किसी को कोई हतोत्साहित नहीं कर रहा है। बल्कि आजकल जजेस तो नौजवान बच्चों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो महिलाओं को सबका अपना रुचि है, जो आ रही हैं उनको कोई रोक नहीं है। अच्छा सर, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप अध्यक्ष पद का फिर चुनाव लड़ेंगे। अब तो 3 बार ही होता है, एक पद पे 3 ही बार रह सकते, तब की बार आपका दूसरा कार्यकाल होगा अगर आप जीतेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। हुआ था इसमें नहीं, वो लगातार 2 बार आप नहीं रह सकते, लगातार 2 बार नहीं रह सकते। एक पद पर कई बार रह सकते हैं। हाँ, कोई प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, चलिए सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब की बार आपके क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दे के साथ आप अधिवक्ताओं के बीच में जाएंगे बार अध्यक्ष के चुनाव के लिए? देखिए अभी जुलाई में चुनाव है, भविष्य में क्या होगा, मुद्दे रोज हैं, यही सब मुद्दे हैं। अधिवक्ताओं को हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि एक नो प्रॉफिट नो लॉस, लाभ हानि की रहित हम लोगों को एक कॉलोनी दे दीजिए जहां वकील आवासीय सुविधा। उसमें एक विधायक की कब्जा की हुई जमीन को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने खाली कराया है, जो ट्रांसपोर्ट नगर में है। वो जमीन 3,500 वर्ग मीटर की वो जमीन है। प्रक्रिया चल रही है, जितना जल्दी वो लागू हो जाएगी तो उसमें 107 फ्लैट बनने हैं। तो ये समस्याएं हल हो रही हैं।
दूसरा, मेरी पीडीए के अधिकारियों से वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो कालिंदीपुरम की योजनाएं हैं वहाँ बहुत से फ्लैट उपलब्ध हैं, वहाँ पे हम अधिवक्ताओं को कुछ रिलैक्सेशन के साथ आवंटन करने का विचार कर रहे हैं और शायद उन्होंने कर भी लिया है, लेकिन अभी मैं उस पर कंफर्म नहीं हूँ। बिल्कुल सर, अधिवक्ता को कोई किराए मकान नहीं देता है। नहीं ऐसा नहीं है, देता है। देखिए, होता यह है कि अधिवक्ता ही एक वोकल है। हाँ, वो जब बोलता है ना तो मैसेज दूर तक जाता है। अन्यथा जो आजकल जमीनों का मामला है, कौन सा सर 40% सरकारी कर्मचारी जमीन के मामलों में इन्वॉल्व है। यहाँ जमीनों में माफिया इन्वॉल्व है, तो अधिवक्ता बदनाम किया जाता है क्योंकि वो वोकल है और लोग छुपे। सर ये बात देखिए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन, वो अधिवक्ता के जो प्रोफेशनल इथिक है उसमें यह बात बताई गई है कि आप किसी ज़मीन का अगर मुकदमा लड़ रहे हैं, ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन तमाम अधिवक्ता प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं, कर भी रहे हैं। करते हैं, शिकायतें आती हैं। हाँ, इस पर मुझे याद आया सर, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। सर अभी कोई हत्या हो जाए तो कोई एफआईआर न लिखावे तो इसके लिए क्या करेगी सरकार? हाँ, जब एफआईआर नहीं जाएगी तो क्या करेगी? तो जब ऐसा होता है, अगर कोई हमारे यहाँ शिकायत आती है तो कार्रवाई होती है और कड़ी कार्रवाई होती है। अरे अभी हमने देखा जब सरकारी नेताओं की नियुक्ति हुई थी जी, उसमें कुछ ऐसी चीजें वायरल हुई थी कि कोई तंबू चला रहा है तो कोई ठेला चला रहा है, उसकी भी नियुक्ति हो गई थी। फिर बाद नहीं, उसमें देखिए वो प्रक्रियात्मक दोष है और वो सुधार होना चाहिए। और मेरा सुझाव यह है कि सरकार जब ऐसी नियुक्तियां करे तो उसको बार काउंसिल से भी वेरीफाई करे। जैसे जजेस के अपॉइंटमेंट में नाम जाता है तो बार काउंसिल से वेरिफिकेशन होता है कि ये इनका क्या है वकालत। बिल्कुल, तो वो वेरिफिकेशन होता नहीं है। सरकार के रिकमेंडेशन पर या मंत्रियों के रिकमेंडेशन पर नियुक्ति हो जाती है। वो तो देखिए, जो जिसको जानता है, सबके ऊपर दबाव है, नेता पे दबाव है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों वोट लेना है, वोट भी है और भी बहुत सी बातें हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अभी आप लोगों के बार एसोसिएशन के रूल में एक ऐसा संशोधन हो गया जिसकी वजह से दिखने को तो 25,000 वकील दिखते हैं, वोटर 7-8 हजार 9 हजार होते हैं। तो सर ये जो प्रावधान है कि इतना मुकदमा होगा तभी आप वोटर बन सकते हैं, ये सबको हटा नहीं देना चाहिए? आखिर जिसने रजिस्ट्रेशन करा है तो उसको नहीं, ये अच्छा होना चाहिए। ये प्रावधान है कि ऐसा नहीं है कि आपने वकालत की डिग्री ले ली और चले आए और वकील बन गए। यह प्रतिबंध होना आवश्यक है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो व्यक्ति मेंबर है बार का वो सही में अधिवक्ता है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो जैसे बार काउंसिल से बहुत से फंड हैं, मेडिकल एड है, डेथ क्लेम आदि है, इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल। तो अब आप कुछ करते ही नहीं है, आप हमारा लाभ लेंगे। हाई कोर्ट बार से जा करके आपने पैसा ले लिया। उसको रोकने के लिए यह आवश्यक है जानना कि व्यक्ति जो यहाँ वकालत कर रहा है वही उसके लिए आहार होगा। सर मेरे 2 सवाल रहेंगे। पहला तो ये है कि पहले ड्यूज जमा करते थे अधिवक्ता लोग, जो अपना वोटर बनाने के लिए उनका ड्यूज जमा करते थे। जी, अब तो ड्यूज जमा नहीं करना होता है। तो ये कुरीति को खत्म किया गया। अच्छा ठीक है, लेकिन अब तो बैक डोर से हो गया ना। आप जितने अधिवक्ता को वकालतनामा लगा देंगे तो उतना अधिवक्ता आपको और देगा। तो ये नहीं हो सकता। नहीं, वकालतनामा बिना मुवक्किल के थोड़ी लग जाएगा, बिना किसी क्लाइंट के दस्तखत किए। सीनियर अधिवक्ताओं पर तो बहुत क्लाइंट होते हैं। अरे भाई, सीनियर अधिवक्ता का क्लाइंट भी अपने सहयोगी अधिवक्ता के माध्यम से आता है। हमारा जो अधिवक्ता है असिस्टिंग काउंसिल, उसी के माध्यम से हम सीनियर अधिवक्ता अपना काम करेगा। वो अलग से नहीं है कुछ, एक सिस्टम बना हुआ है नीतिगत और उसके नियम बने हैं। मतलब ड्यूज सिस्टम खत्म हो गया, अब वोटर नहीं बना सकते आप ड्यूज जमा कर। हाँ, ये ठीक था क्योंकि पहले इसका बड़ा दुरुपयोग हुआ। अरे सर, एक अधिवक्ता जो है कई लोगों से ड्यूज लेते थे। मैं तो अधिवक्ता बार एसोसिएशन की राजनीति में बहुत अंदर से था। मेरा लास्ट सवाल सर जी, लास्ट सवाल ये है कि जैसे ये आरोप लगता है कि मेडिक्लेम अपने परिचितों को दिया जा रहा है, सबको नहीं दिया जा रहा है, इसको कंपलसरी क्यों नहीं कर दिया जाता कि जैसे अगर कोई भी अधिवक्ता हो? देखिए, हमारे यहाँ सीमित फंड है। अच्छा, हमारे यहाँ सीमित साधन है। जिस तरह से रोग बढ़ रहे हैं, आबादी भी बहुत है,
बिल्कुल। तो जो हमारे यहाँ बार एसोसिएशन का सदस्य कंट्रीब्यूट करता है उसी में से हम उनको देते हैं। कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार का सहयोग नहीं है तो आता नहीं है। हाँ। या किसी और से हम सहयोग लेते भी नहीं है। और कर्मचारियों का भी उसमें वो रहता है, कर्मचारी की तनख्वाह देनी है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सबको उसमें जो गंभीर बीमारी है उसको ही अगर हम लोग दे दें तो बहुत है। क्योंकि कोरोना में तो मैंने देखा है कि हम लोग को एफडी भी तुड़वानी पड़ी। हाई कोर्ट का आदेश था कि आप दीजिए, तो उसके अंतर्गत दिया गया। लेकिन दिक्कतें हैं, उसको हम लोग रास्ता निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि बाई एंड लार्ज वकीलों के जो मेडिकल एड की समस्या है उसको हम पूरा करें। अच्छा सर, एक चीज़ और बता दीजिए, 50-50 लाख रुपया खर्चा हो जाता है चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए, इसकी रिकवरी कैसे होती है? देखिए, अध्यक्ष का पद सिर्फ एक सम्मान का पद है। बिल्कुल। और उसी तरह बार काउंसिल में भी सदस्य या अध्यक्ष एक सम्मान का द्योतक है। बिल्कुल। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब राजनीति है, बहुत से लोगों के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, उसके लिए वो, लेकिन उसको प्रतिबंधित किया गया है। अब ये कम हो गया है। हाँ, बड़ी बड़ी पार्टियां और ये सब तो पता लगा होती रहती थी। अंत में सर, आप अधिवक्ता बंधुओं से क्या जो है संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बड़ी पार्टी तो अगर कोई हमें अपनी बात कहनी है अधिवक्ताओं के सामने, जी, तो मीटिंग बुलाएंगे ही और अपनी बात रखेंगे उनके सामने। हाँ, तो चाय नाश्ता खाना पाना तो थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन उससे ये नहीं जोड़ा जा सकता कि वोटर इन्फ्लुएंस हो रहा है। कारण ये है कि हर कैंडिडेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। वही अधिवक्ता उसमें भी वही अधिवक्ता उसमें भी वही अधिवक्ता, उसको एक मौका मिलता है अपने कैंडिडेट को, अपने यहाँ जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनको समझने। जी सर, आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? अधिवक्ता समाज के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, इस लोकतंत्र की रक्षा की और अपने स्वाभिमान की रक्षा की। अधिवक्ता अपने लिए कम लड़ता है, समाज के समस्याओं के लिए ज़्यादा लड़ता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिवक्ता अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह जी थे, जिन्होंने बेबाकी से बोला कि क्या अधिवक्ताओं की समस्या है और किस लिए आप लोग जो है प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और आप चुनाव लड़ेंगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे। आगे भी अध्यक्ष बनने के बाद हम जो है अमरेंद्र नाथ जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए एमटी टॉक्स को। बहुत बहुत धन्यवाद।